हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं का विज्ञान में पार्ट 2 सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर को जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान, यानी खालिस्तान भरना है आपको। तो पहला है सूक्ष्म जीवों को खालिस्तान की सहायता से देखा जा सकता है। दूसरा है नीले हरे शैवाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए हवा से सीधे खालिस्तान को स्थिर करते हैं। तीसरा, अल्कोहल खालिस्तान की सहायता से बनाया जाता है। फोर्थ है हैजा खालिस्तान के कारण होता है। तो हम इन खालिस्तान को फिल करेंगे कि इन खालिस्तानों में क्या आना है। आइए शुरू करते हैं। तो हमारे खालिस्तान का पहला आंसर होगा माइक्रोस्कोप, यानी सूक्ष्म जीवों को हम किसकी सहायता से देखेंगे? माइक्रोस्कोप। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी। अभी आपको आगे लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर में आपको सूक्ष्मदर्शी की संरचना भी दिखाऊंगी और आपको आगे के प्रश्न भी बताऊंगी। दूसरा है नीले हरे शैवाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए हवा से सीधे नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। नाइट्रोजन चाहिए स्थिर। सी में है खमीर की मदद से शराब को उत्पादन किया जाता है, यानी खमीर जब उठेगा तभी अल्कोहल बनेगी। शराब मीन्स अल्कोहल। हैजा किससे होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम निशान लगाओ। निशान लगाए का मतलब है कि सही उत्तर आपको चुनना है। तो पहला है ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ईस्ट का उत्पादन अल्कोहल के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला है निम्न में एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि प्रतिजैविक की तरह कार्य करना। तो वो जो एंटीबायोटिक है वो कौन है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। मलेरिया पैदा करने वाला प्रोटोजुआ का वाहक है, यानी मलेरिया रोग कौन उत्पन्न करता है? तो वो है मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला है कि संचारी रोग का सबसे आम वाहक। तो हम घर में देखते हैं कि बहुत एक रेयर केस में भिन्न भिन्न करने वाली कौन होती है? मक्खी। और मच्छर भी हैं। तो मच्छर तो ऊपर आ गया जो मलेरिया फैला रहा है, और मक्खी क्या कर रही है? जो आमतौर पर वाहक है बीमारी फैलाने का। तो संचारी रोग का सबसे आम वाहक कौन है? घरेलू मक्खी। अगला है ब्रेड या इडली का आटा फूल जाता है। तो क्यों फूला भाई? हमने तो देखा कि हमने अच्छा अपने किया और वो फूल गया। तो ऐसा क्या कारण है? तो ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि से यदि वो ईस्ट उत्पन्न हो जाता है तो हम जो खाने का आटा रहता है तो वो भी अब यदि उसमें कोशिकाओं में वृद्धि हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। तो ब्रेड या इडली का आटा क्यों फूल जाता है? इसमें ईस्ट की कोशिकाएं जो हैं वो अपनी वृद्धि कर लेती हैं और उसमें स्पंजीपन ला देती हैं। अगला है शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो शक्कर है हमारी, जिससे हम चाय पीने में यूज़ करते हैं, वो शर्करा है। वो शर्करा है, उसको अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? किण्वन कहलाएगी। आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं ब्रेड, इडली, शर्करा, इनका परिवर्तन हो रहा है। तो इनका जो परिवर्तन है अलग अलग रूप से होता है। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला है मैच द कॉलम। तो आपके पास कॉलम फर्स्ट है और सेकंड है। तो फर्स्ट में जो दिए हुए हैं जीवाणु, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट और प्रोटोजोआ और एक विषाणु, इनकी मैचिंग करना है। तो आपके सामने जो लिखे हुए हैं कॉलम फर्स्ट के सामने सेकंड जो है वो उसका गलत ऑप्शन है। तो आपको सही चुनना है। तो आपको देखेंगे कि जीवाणु जो है वो क्या कार्य करता है, राइजोबियम क्या है, लैक्टोबैसिलस। तो आइए हम सही आंसर जानेंगे। जीवाणु जो है वो हैजा का कारक है और राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, और जो लैक्टोबैसिलस है वो कहाँ पाया जाता है? दही के जमने में। और ईस्ट क्या होता है? ब्रेड की बेकिंग में। ब्रेड अब भी हमने देखा था कि ब्रेड जो हो रही थी वो फूल रही थी किसके कारण? ईस्ट के कारण। और जो प्रोटोजोआ है वो मलेरिया का जनक है। मलेरिया का जनक या मलेरिया का कारक का अर्थ होता है मलेरिया फैलाने वाला कारक। और एक जो विषाणु है वो एड्स का कारक है, यानी जो एड्स है वो किसके कारण होता है? वायरस के द्वारा। वायरस मीन्स विषाणु। तो ये आपके कॉलम फर्स्ट के आंसर थे। आइए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या सूक्ष्म जीवों को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं? यदि नहीं
तो उन्हें कैसे देखा जा सकता है? हमने पहले खालिस्तान में ही तुरंत देखा था कि हम साधारण आंखों से सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकते, क्योंकि सूक्ष्म जीव उसके नाम से ही स्पष्ट है। सूक्ष्म मतलब छोटे, बहुत ही छोटे। जब वो सूक्ष्म होंगे तो हम उन्हें साधारण आंखों से कैसे देख सकते हैं? क्योंकि हमारे आसपास के वातावरण में बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जो हम साधारण आंखों से नहीं देख पाते हैं। यदि हम दही है, दही में भी बैक्टीरिया है, हम उसे साधारण आंखों से यदि देख लें तो ये हमारी आंखें माइक्रोस्कोप की तरह कार्य करेंगी, पर हम उसे नहीं देख पाते हैं। तो उन्हें देखने के लिए हमें आवर्धक कांच या माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। आवर्धक कांच का अर्थ होता है एक लेंस। यदि लेंस होगा हमारे पास तो हम लेंस की सहायता से छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। हम आगे जो है माइक्रोस्कोप का चित्र देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि माइक्रोस्कोप क्या कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन। अगला है, सूक्ष्म जीवों के प्रमुख समूह कौन कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। तो सूक्ष्म जीवों के प्रमुख समूह 4 हैं। वो है बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। आइए चित्र के माध्यम से जानते हैं। देखिए, पहले है बैक्टीरिया। देखिए, बैक्टीरिया का चित्र है, उससे समझ में आ रहा है कि पहला समूह आपको क्या बता रहा है? बैक्टीरिया। फिर होता है शैवाल। ये छोटे छोटे प्लांट होते हैं, प्लांट के समान जीव से ऐसे दिखाई देते हैं, वो शैवाल होते हैं। उसके बाद प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ अभी आपको बताया, जो मलेरिया फैलाने का कार्य कर रहा था, वो प्रोटोजोआ। फोर्थ है कवक। कवक यानी फंजाई। हम देखते हैं जो हमारी रोटी में जो फफूंद लग जा रही है, वही कहलाता है कवक। तो आपने जाना चित्र के माध्यम से कि सूक्ष्म जीवों को कितने समूह में बांटा है? 4। बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताना है। तो जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं वे हैं राइजोबियम, एजोबैक्टर और नील हरित शैवाल, जैसे एनाबिना और नॉस्टॉक। ये क्या करते हैं? मिट्टी में उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं बहुत ही लाभदायक होते हैं। अगला है, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता पर 10 पंक्ति लिखना है। तो आप याद रखिए 10 पंक्ति बहुत होती हैं, तो आपको 10 पंक्तियों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। उस 10 पंक्तियों को लिखकर आप तैयार करेंगे और इजी समझ लीजिए कि वो 10 पंक्तियां कौन सी हैं, तो आपको आसानी से समझ आएंगी। हमारी पहली पंक्ति क्या है? हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता बहुत ही है। तो वो उपयोगिता के 10 पॉइंट। पहला पॉइंट है लैक्टोबैसिलस। ये याद रखो, हमारे घर में दही है, दही में क्या है? लैक्टोबैसिलस। तो पहला पॉइंट है, ये याद रखिए कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दही बनाने में उपयोगी है। तो आप अपने घर में याद रखना कि हमारे घर में दही है, तो दही में क्या है? लैक्टोबैसिलस। दूसरा है बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव ब्रेड, पनीर आदि के निर्माण में। तो सुबह हमने जो चाय के साथ क्या खाई? ब्रेड खाई। तो ब्रेड में कौन सा जीव है? छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जिसे बैक्टीरिया कह रहे हैं। तो आप याद रखिए, पहला है दही और दूसरा है ब्रेड। आप इस तरह से याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा। तो पहला पॉइंट, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दही बनाने में उपयोगी है। और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव हैं जो ब्रेड और पनीर बनाने में आते हैं। पनीर की सब्जी बहुत पसंद और लजीज लगती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी लगता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है। तीसरा है, इनका उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है। यानी जो सूक्ष्म जीव हैं वो आसपास के वातावरण को साफ भी कर रहे हैं। तो पहला दही था, दूसरा था बैक्टीरिया, तीसरा था कि ये बैक्टीरिया आसपास के वातावरण को भी सफाई करने का कार्य कर रहे हैं। चौथा है, कृषि में भी बैक्टीरिया का बहुत उपयोग है, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन कर रहे हैं? छोटे छोटे बैक्टीरिया ही तो कर रहे हैं, राइजोबियम बैक्टर। फिफ्थ है, खमीर जैसे, मान लो हमें डोसा खाना है, इडली खाना है या फिर स्पंजी चीज़ें खाना है, केक खाना है, तो वो कैसे बनेंगी? कैसे बनेंगी? जब उसमें खमीर उठेगा। यदि खमीर नहीं उठेगा तो हम ये चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते हैं। आगे, शराब के उत्पादन में अल्कोहल हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, इसीलिए उसे निषेध के लिए बोला जाता है। पर लोग
उसका उपयोग नहीं दुरुपयोग करते हैं। तो अल्कोहल से बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं। जो खांसी की जो दवाइयाँ हैं उसमें अल्कोहल मिला हुआ रहता है, और सैनिटाइज़र जो होता है उसमें भी अल्कोहल मिला है। तो यूज़फुल भी है, हार्मफुल तो है पर यूज़फुल भी है। छठवा है, इनका उपयोग खाद बनाने में भी किया जा रहा है। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो खाद बनाने में भी प्रयोग होते हैं। अगला सातवां है, मनुष्य और अन्य जानवरों को कई बीमारियों से बचाने के लिए भी सूक्ष्म जीवों के ही उनसे ही जो प्राप्त हुआ जो प्लाज्मा है उनसे ही क्या बनता है, उनकी दवाई बनती है। कहते हैं ना, लोहे को लोहे काटता है। तो ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो बीमारी फैला रहे हैं वो क्या करते हैं, उन्हीं छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से बीमारियों को ठीक करने वाले टीकों की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। आठवां, कई एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से बनाए जाते हैं। यानी कई एंटीबायोटिक हैं जो प्रतिजैविक दवाइयाँ हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन। ये जो दवाइयाँ हैं वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से प्राप्त प्लाज्मा से बनाई जाती हैं। नौवां है, कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग परिरक्षक बनाने के लिए, मतलब चीज़ों को जब उस संग्रह करना है, परिरक्षक करना, प्रिजर्व करना है, तब उसका उपयोग करते हैं। लास्ट है 10वां, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग 50% सूक्ष्म जीव शैवाल द्वारा स्थिर किया जाता है। यानी शैवाल को स्थिर रखने में किसका यूज़ हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हुआ। तो आपके ये 10 पॉइंट थे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला गया था 10। आप ज़रूरी नहीं है 10 पॉइंटों को रटें, आपके आसपास जो दिख रहा है आप उन पॉइंटों को 5 से 6 पॉइंटों को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला है हमारा सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। अभी अपन ने देखे यूज़, अब वो हमारे लिए हानि भी है, क्योंकि आपका चैप्टर ही है सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। तो अभी हमने मित्रता देखी, अब देखते हैं शत्रुता। अगला है, कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं और बीमारियों के कारण बनते हैं। तो सूक्ष्म जीव से होने वाले नुकसान क्या हैं? तो देखिए, पहला है कई संक्रामक रोग जैसे हैजा, जुकाम, चेचक, टीबी, ये सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। ठीक है। दूसरा है मलेरिया, प्लाज्मोडियम नामक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। हमें जो मलेरिया हुआ उससे हमारी सेल्स क्या होती हैं, बहुत धीरे धीरे डाउन हो जाती हैं और हम बीमार रहने लगते हैं। तो ये किसके कारण होता है? मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा। तीसरा है एडीज मच्छर डेंगू वायरस का वाहक है। वहां देखो प्रोटोजोआ जो है उसने मलेरिया फैलाया, और जो एडीज मच्छर है वो क्या कर रहा है, डेंगू का रोग उत्पन्न कर रहा है, डेंगू का वाहक है। चौथा है एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव व पशु रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। तो आप ये नाम याद रखिएगा कि जो एंथ्रेक्स है मानव या पशु में जो रोग उत्पन्न कर रहा है वो किसके बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो बैसिलस एंथ्रेसिस। पांचवा है कई सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, दाल, गन्ना, संतरा, सेब आदि पौधों में रोग उत्पन्न करता है। यानी क्या करता है, इनमें ये उत्पन्न हो जाता है और उनमें सड़न और गलन उत्पन्न कर देता है। तो क्या होगा, वो वेस्ट हो जाएंगे और हम उनका उपयोग नहीं करेंगे। तो फसलों की उपज क्या होगी, उससे कम होगी। तो ये हानि ही। छठवा है खाद्य विषाक्तता, यानी जो हमारे खाने का जो पदार्थ है या खाने की जो चीज़ें हैं उन्हें विषाक्त यानी खराब करने का काम कर रहे हैं छोटे छोटे ये सूक्ष्म जीव करते हैं। तो वो विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करके भोजन को कैसा बना लेते हैं, जहरीला बना लेते हैं। अगला आ गया वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीबायोटिक्स क्या है, प्रतिजैविक क्या है। एंटीबायोटिक्स लेते समय हमें सावधानियां बरतनी चाहिए या नहीं? हमने खा ली, हमें डॉक्टर ने लिखी खाते जा रहे, तो ऐसा नहीं है। तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो सावधानियां ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिजैविक कहते किसको हैं। तो आप याद रखिए, प्रतिजैविक उसका हिंदी वर्ड है, एंटीबायोटिक्स उसका इंग्लिश वर्ड है। तो एंटीबायोटिक्स मतलब प्रतिजैविक, वे दवाइयाँ जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो रोग उत्पन्न करें उन बैक्टीरिया को क्या कर रही हैं, मारती है या रोकती है, यानी उनकी वृद्धि को रोक देगी। तो वो एक समय के बाद क्या हो जाएंगे, वो हमारे बॉडी के अंदर नहीं रहेंगे। और ये सूक्ष्म जीव को मारती है या रोकती है, उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। बैक्टीरिया और कवक से बनने वाले आम एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन,
स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दिस नेम। तो आपको याद रखना है जो बैक्टीरिया और कवक से बनने वाले जो हैं वो हैं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। इनसे एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं जो बहुत ही प्रचलित होती हैं और बहुत ही यूज़फुल होती हैं। आगे सावधानियाँ, अब वो यूज़फुल तो हैं पर सावधानी भी बरतनी है हमें। तो वो कौन सी सावधानियाँ हैं? एंटीबायोटिक दवाइयों के प्रयोग के लिए हमें ये निम्न सावधानियाँ अपनानी है। पहला, एंटीबायोटिक्स केवल योग्य चिकित्सक की सलाह पर लेनी चाहिए, यानी अगर डॉक्टर ने बोला है तभी हम उसका यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि हम गए और मार्केट से ले आए और खा ली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि डॉक्टर बोलता है तभी हम इसका यूज़ करेंगे। दूसरा है डॉक्टर द्वारा निर्धारित कोर्स, यानी जो अवधि डॉक्टर ने बोली है 4, 6, 8 दिन, उसी दिन तक हमको खाना है, उस प्रतिजैविक को उतने दिन तक ही यूज़ करना है। तीसरा, अगर ज़रूरत ना होने पर एंटीबायोटिक ली जाए तो शरीर में मौजूद जो बैक्टीरिया है जो हमें लाभ पहुंचा रहे हैं वो बैक्टीरिया क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। अब आता है गतिविधियों और प्रयोजनों से संबंधित प्रश्न। तो जैसे पहला प्रश्न है, खेत से चने या सेम का पौधा उखाड़ें, यानी अपन गतिविधि का मतलब ये है कि हम ये क्रियाकलाप करके देखें। तो आपको शाला में ये गतिविधियां कराई जाएंगी। तो आपको ये याद रखना है, मैं आंसर के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसकी जड़ों का निरीक्षण करना है और जड़ों में देखना है गोल गोल ग्रंथियाँ पाई जाएंगी। तो वो ग्रंथियाँ क्या हैं और वो ग्रंथियों में क्या हैं, तो आइए हम चित्र के माध्यम से जानते हैं। तो ये देखिए, सेम की जड़ है, उसमें गांठ जैसी संरचना पाई जाती है। तो ये जो गांठ जैसी ग्रंथियों की रचना देख रहे हैं आप, इस ग्रंथि के अंदर राइजोबियम वेक्टर पाया जाता है। ये राइजोबियम वेक्टर जो है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करता है। ये जितने भी फलीदार पौधे होते हैं उनमें ये गांठें पाई जाती हैं। ये गांठें बहुत ही महत्वपूर्ण है पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो आपको याद रखना है, खेत से जब हमने सेम या चने का पौधा लिया तो उनका जब निरीक्षण करते हैं तो उनकी जो मूल होती हैं ग्रंथिकाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? उससे हम मूल ग्रंथिकाएं ही कहते हैं, पर उसमें जो पाए जाने वाला वेक्टर है वो कहलाता है राइजोबियम वेक्टर। तो आप इस तरह से चित्र को बना सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। अब देखिए, जैम और जेली की बोतल ली, लेबल करें और लेबल पर छपी सामग्री की सूची लिखना है। तो जैम और जेली की बोतल ले लेना है, तो उसमें जो पूरा वर्णन दिया है जैम में और जेली में कि कैसे बनी, क्या सामग्री, वो सारी चीज़ें, तो वो आप अपने घर में भी लिख सकते हैं। अब आइए हम देखेंगे कि हमने क्या सामग्री लिखी है। तो सामग्री देखिए क्या लगा, चीनी, मिश्रित फल का गूदा, जेलिंग एजेंट और अम्लता नियामक, स्वीकृत सिंथेटिक खाद्य रंग, E1 22 और कृत्रिम स्वाद मिलाए गए, और स्वीकृत वर्ग 2 परिरक्षक, यानी क्योंकि उसको स्टोर करना है, तो स्टोर करना है तो हमें ये सारी चीज़ों का उपयोग करना होगा। तो यही सारी डिटेल एक जैम और जेली की बोतल के लेबल पर लिखी हुई रहती है। हमेशा याद रखना, जो खाने की जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर एक बैनर या लेबल लगा हुआ होता है। उस लेबल में उसकी पूरी जानकारी रहती है, क्या पदार्थ मिला। और याद रखिए, किसी भी खाद्य पदार्थ की उसकी बनावट की डेट, यानी जब वो बना, मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोलते हैं, वो डेट और एक्सपायरी डेट ज़रूर लिखी हुई रहती है। यदि उसकी एक्सपायरी डेट हो गई है तो हम उन खाद्य पदार्थों का उपयोग नहीं करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। आ गया हमारा माइक्रोस्कोप। हमारा प्रश्न है, आप सूक्ष्म जीवों को कैसे देख सकते हैं? तो हमने पहले बहुत सारे प्रश्नों में देखा कि सूक्ष्म जीव सूक्ष्म जीव सूक्ष्म जीव। तो अब हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीवों को हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये है माइक्रोस्कोप, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को अलग अलग सीमा तक बड़ा किया
किया जा सकता है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव है उनको अलग अलग कैपेसिटी के माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो वो उसकी क्षमता के अनुसार दिखाई देता है। तो ये आपने जाना कि सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से, माइक्रोस्कोप या जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं उसकी सहायता से देखा जाता है। अगला है, कवक में जीवों के 2 समूह कौन से हैं? यानी जो हमने कवक पढ़ा तो वो कवक के 2 समूह कौन से हैं? तो कवक के 2 समूह खमीर और मोल्ड हैं। तो आपको कौन से नाम याद रखना, खमीर और मोल्ड। तो आप देखो मोल्ड्स की संरचना आपको जो फुग्गे जैसे फूले दिख रहे हैं वो खमीर में मोल्ड एक होता है, वो संरचना है। तो खमीर और मोल्ड, खमीर आमतौर पर एक कोशिकीय होते हैं, जबकि मोल्ड कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय मतलब जिनकी एक कोशिका होती है, बहुकोशिका मतलब बहुत सारी कोशिकाएं। तो मोल्ड भी तंतु जैसे होते हैं। तो आप चित्र में देख ही रहे हैं कि मोल्ड कैसा है। अगला क्वेश्चन, अगला है दीर्घ उत्तरी। अब बड़े प्रश्नों के उत्तर की बारी है। तो अपना दीर्घ क्या है, क्या सूक्ष्मजीव हमेशा हमारे लिए मददगार होते हैं? उनके हानिकारक प्रभाव क्या है? तो हमने जो आगे के क्वेश्चन में बहुत सारी हानियां देखी, यदि आपको वहां याद हुआ तो यहाँ जल्दी याद होगा। आंसर है नहीं, सूक्ष्मजीव हमेशा हमारे लिए मददगार नहीं होते, वे हानिकारक भी होते हैं। और कुछ सूक्ष्मजीवों की क्रिया से बीमारी, सर्दी, मलेरिया, त्वचा रोग, संक्रमण, इन्फ्लुएंजा, कई बीमारियां होती हैं। वे खाद्य पदार्थों को भी क्या करते हैं, खराब कर देते हैं, अन्य सामग्री को भी खराब कर देते हैं। तो ये हमेशा हमारे लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक भी प्रभाव होते हैं। तो आज हमने इन प्रश्नों के उत्तर को जाना। आज सारे प्रश्नोत्तर को आप बहुत अच्छी तरह से लिख। तो आज के हमारे प्रश्नों के उत्तर की श्रृंखला समाप्त होती है। अगले वीडियोस में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ like and subscribe my channel.